हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़िया हूं आपके सेशन के साथ। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र के पार्ट 27 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज के क्वेश्चन को। एंड फ्रेंड्स, एक बात को आप लोग ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि ये सेशन जो है आपके बीपीएससी टीचर, चाहे 1 to 5 हो या फिर 12 तक हो, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर जो भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, या बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 1 to 5 की तैयारी कर रहा हो या फिर 12 तक की तैयारी कर रहा हो, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये सेशन। क्योंकि यहाँ पर मैं सभी लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ विद डिटेल डिस्कशन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डिटेल डिस्कशन मिलता है किसी भी क्वेश्चन का। तो इसलिए इस सेशन को आप लोग ज़रूर देखेंगे भाई। और चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई। तो पंजाब हिंदू सभा, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पंजाब हिंदू सभा का स्थापना जो हुआ था 1905 1909। तो देखो, ये जो 1909 में हुआ था पंजाब हिंदू सभा का स्थापना। ओके, नेक्स्ट। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो नील दर्पण जो था, नील दर्पण का पूछा है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। तो अंग्रेजी अनुवाद अगर पूछ ले भाई, तो इसको याद रख लेना, दीनबंधु मित्र, माइकल मधुसूदन दत्त। तो देखो, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो है माइकल मधुसूदन दत्त ने करा था। एंड नील दर्पण जो था वो लिखा किसने था, तो दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण पुस्तक को लिखा था, नील दर्पण। और नील दर्पण ही वो बुक है जिसमें कि नील के किसानों का दुर्दशा को बताया गया है। ठीक है, तो नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, और इसमें किसानों के दुर्दशा के बारे में बताया गया था। और नील दर्पण जो है एक नील विद्रोह हुआ था, उसी पे बेस्ट लिखा गया था, नील विद्रोह, जो कि 1859-60 के दौरान देखा गया था। नील विद्रोह जो हुआ था ये 1859-60 के दौरान देखा गया था, बंगाल में देखा गया था। ठीक है, और इसी पे बेस्ड है आपका नील दर्पण बुक, जो कि दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका था। इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट ले सकते हो आप लोग। तो ये कथन किसका है, टीवी मेकाले। तो भाई यही करेक्ट है, टीवी मेकाले का ये स्टेटमेंट था। ठीक है, टीवी मेकाले का। नेक्स्ट। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया है, ये यहां पर आपसे पूछा है। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंक। तो सती को गैर कानूनी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित करा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। और कब किया था, तो 1829 में किया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। और किस नियम के तहत किया था, तो भाई ये देखो, आर्टिकल जो 17 है, मतलब कि 17, धारा 17 के तहत किया था। ठीक है, तो धारा 17 के तहत जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। और 1829 में किया था। तो डेट के साथ आप लोग याद रख लीजिएगा। और 1829 में क्या हुआ है, तो सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया गया है, बंद किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। अब आप लोग बता सकते हो तो बता दो, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है। हेनरी विवियन डेरेजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हिंदू कॉलेज का पूछ लिया जाए तो डेविड हेयर के साथ चले जाइएगा, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर। और हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया गया है, 1817 में किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो कोलकाता में करा गया था, कोलकाता में। तो हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में कोलकाता में किया गया था, डेविड हेयर के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स। और इसको, इसमें आप लोग याद रख लेंगे कि राजा राम मोहन राय भी जो थे इससे जुड़े हुए थे, आपके हिंदू कॉलेज से, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय भी हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, मोहन राय राजा राम मोहन राय भी जो हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, इस बात को भी ध्यान में रख लेना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट।
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव अगर पूछ ले तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो नींव रखा गया था भाई, ये रखा गया था 1835 के मैकाले के मिंट। तो यही करेक्ट है, 1835 के मैकाले के मिंट के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव रखा गया था। नेक्स्ट, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो उपग्रह, तो भाई देखो, ऐसे दो ही ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और वो कौन दो ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और वो है कौन कौन? मंगल, बुध, शुक्र। तो भाई देखो, वो है आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ही वैसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र यहाँ पर है ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल से याद क्या रख लेना है? तो लाल ग्रह आप लोग याद रख लीजिएगा, मंगल। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो रेड प्लेनेट कहा जाता है मंगल को। और इसके दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह है लाल मंगल के दो उपग्रह। एक तो हो जाता है फेबोस या फिबोस जिसे कहते हैं, फिबोस, एंड एक हो जाता है डिमोस। ठीक है, तो फिबोस एंड डिमोस जो हो जाते हैं मंगल के दो उपग्रह हो जाते हैं, फेबोस और डिमोस। ठीक है, या फिर फिबोस भी कह सकते हो उसे। बुध क्या है? तो बुध भाई सूर्य के सबसे निकट। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है आपका बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ठीक है, शुक्र को याद रख लीजिएगा आपसे सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। और इसे ही कहते हैं क्या? शुक्र को शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है। शाम का तारा शुक्र को, और सुबह का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। तो सुबह का तारा, तो शाम का तारा या सुबह का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है मेरे भाई, शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र, और ये सुबह का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। शनि से आप लोग याद क्या रख लीजिएगा? तो शनि से याद रख लीजिएगा कि घनत्व सबसे कम। तो सबसे कम घनत्व अगर पूछ ले तो घनत्व सबसे कम जो है आपके शनि का है, घनत्व सबसे कम। तो घनत्व सबसे कम आपके शनि ग्रह का है। और इसका एक क्या कहते हैं हम, अच्छा, बृहस्पति से याद रख लीजिएगा आप लोग कि सबसे जो है बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आप लोग याद रख लेंगे। और पृथ्वी क्या है भाई? तो एकमात्र प्लेनेट जिसमें कि लाइफ पॉसिबल है। तो एकमात्र प्लेनेट जिसमें लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या है? तो 71% वाटर है। तो 71% क्या है? वाटर है। ठीक है, तो ग्रह जिसमें लाइफ पॉसिबल है तो वो है आपका अर्थ, और इसमें जो है 71% वाटर हो जाता है। इतना दूर आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम? देखो, महाद्वीप अगर पूछ ले, भूभाग सबसे कम, तो टोटल महाद्वीप तो आपका 7 है। टोटल महाद्वीप आपका 7 है। भूभाग सबसे कम किस महाद्वीप का है? तो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। ठीक है, इतना बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और अगर भूभाग सबसे ज्यादा पूछ ले तो वो एशिया का है। भूभाग, भूभाग सबसे ज्यादा, तो भूभाग सबसे ज्यादा जो है वो एशिया का है। तो सबसे कम आपके ऑस्ट्रेलिया का, और भूभाग सबसे ज्यादा एशिया का। नेक्स्ट, प्रेयरीज कहाँ का घास का मैदान है? इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो प्रेयरीज कहाँ के घास का मैदान है बता दो आप लोग। प्रेयरीज जो है भाई ये कहाँ के घास का? उत्तरी अमेरिका। तो यही करेक्ट है आपका, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरीज कहा जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, सवाना। ठीक है, अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, पंपास। तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, इतना आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, डायनेमो। देखो, यहां पर आपसे क्या पूछ रखा है कि डायनेमो जो है उसका क्या काम है, ये पूछा है आपसे। तो देखो, डायनेमो का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यही तो करेक्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। अगर आपसे इलेक्ट्रिकल मोटर पूछ ले,
तो इलेक्ट्रिकल मोटर अगर पूछ ले तो इसका काम होता है भाई, क्या होता है इसका काम पता है आपको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप लोग एक सेकेंड वेट करेंगे, मैं तुरंत आ रहा हूं, 1 मिनट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन देखता हूं अब। निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। तो देखो, निकट दृष्टि दोष को मेरे भाई क्या, किसके नाम से? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष में आपको पता है क्या होता है? इसमें मेनली होता है, नजदीक का वस्तु को तो आप देख लीजिएगा बट दूर का वस्तु को नहीं देख सकिएगा, ठीक ना? तो नजदीक का वस्तु दिख जाएगा आपको, नजदीक का वस्तु जो होता है उसको देख सकता है बट दूर का वस्तु को नहीं देख पाता है, देख सकता, ठीक है। तो नजदीक का वस्तु को देख सकता है बट जो होता है दूर का वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर का वस्तु को नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता, ठीक है। तो नहीं देख पाता, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और जो ये मायोपिया है, इससे अगर आपको किसी भी इंसान को अगर मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो वो कनकेव लेंस लगाने से वो सही किया जा सकता है इससे डिजीज को, ठीक है। तो कनकेव लेंस लगा करके आप इस मायोपिया को सही कर सकते हैं। और कनकेव लेंस को कहते हैं अवतल, तो अवतल लेंस लगा करके निकट दृष्टि दोष को दूर करा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। पीतल एक मिश्र धातु है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, ये आपसे पूछा है। तो पीतल भाई वो देखो किसका मिश्र धातु हो जाता है, निकेल तांबा, चांदी तांबा, निकेल जस्ता, इनमें से कोई नहीं। तो निकेल तांबा तो होना नहीं है, तांबा चांदी होना नहीं है, निकेल जस्ता होना नहीं है, तो होगा क्या? तो इनमें से कोई नहीं। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो जस्ता और तांबा का है, निकेल, जस्ता और तांबा। तो जस्ता और तांबा को मिलाकर आपका पीतल बनाया जाता है। और पीतल से जानते ही हो आप लोग की बर्तन वर्तन बनाने में काम आता है पीतल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो अग्निशामक पूछ लिया है, सबसे अच्छा कौन सा है? मिट्टी, पानी, CO2। तो CO2 ही सबसे बेस्ट जो है अग्निशामक है। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे बेस्ट अग्निशामक आग बुझाने के लिए सबसे बेस्ट जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर ये द्रवों हो जाएगा, ठीक है। तो अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक, तो अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है ये पूछा है। तो बढ़ जाती है, घट जाती है। तो देखो, अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक भाई वो घट जाएगा, घट जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु कौन सी है आप लोग बता दीजिए, प्लेटिनियम, सोना, चांदी या फिर पारा। तो देखिए, एक बात को ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको प्लेटिनियम के साथ जाना है, प्लेटिनम के साथ जो जाना है, सबसे भारी धातु यहाँ पर प्लेटिनम के साथ जाना है। चांदी क्या है भाई? तो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो सबसे अच्छा सुचालक अगर पूछ ले तो चांदी, तो सबसे अच्छा सुचालक अगर पूछ ले तो चांदी। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो सुचालक आपका चांदी हो जाता है, जिसे आप लोग सिल्वर कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाकन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लोटॉक्सिन, तो एफ्लोटॉक्सिन जो है हृदय को, फेफड़ा को, वृक्क को, यकृत को। तो
टॉक्सिन जो है एक टाइप का जो है खाद विषाक्तता है, ठीक है। तो खाद विषाक्तता है वो कौन सा अंग को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, ये पूछा है। तो ये देखो आप लोग का ये हो जाएगा यकृत। तो यकृत जो होता है भाई हमारा जो लीवर होता है उसे ही प्रभावित करता है, ठीक है। और लीवर को एक और डिजीज प्रभावित करता है, आपको पता है हेपेटाइटिस भी आपके लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो है ये आपके लीवर को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस भी मैंने 3 टाइप का बताया था, हेपेटाइटिस भी 3 टाइप का, ए बी और सी। हेपेटाइटिस भी कितने टाइप का, ए बी और सी टाइप का हेपेटाइटिस बताया था, और ये भी लीवर को प्रभावित करता है मेरे भाई। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली। तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है, तो लिम्फोसाइट जो है ना डब्ल्यूबीसी को ही लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को ही लिम्फोसाइट कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को ही लिम्फोसाइट कहा जाता है। और व्हाइट ब्लड सेल जो है क्या कहते हैं, वो हमें जो है ना हमारा जो रक्षा प्रणाली जो होता है, मतलब क्या कहते हैं उसे यार, अभी एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है दिमाग में। जैसे कि हमें कोई डिजीज होता है तो क्या कहते हैं उसे, कोई भी डिजीज होता है तो उसे रोकने की क्षमता जो है बनाता है वो WBC ही बनाता है, ठीक ना। एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा इसलिए मैं अभी कह नहीं पा रहा हूँ वो वर्ड। रक्षा प्रणाली ऐसे ही कुछ था ना यार, दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, पता नहीं अचानक से वो गायब हो गया मेरे दिमाग से, क्या तो कहने वाला था। तो वो लिम्फोसाइट जो WBC है वही बनाता है। और आखिर लिम्फोसाइट जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा और तिल्ली। तो अस्थि मज्जा और तिल्ली दोनों में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा बोन मेरो और तिल्ली जो स्प्लीन होता है, दोनों में जो है आपके लिम्फोसाइट जो है WBC का निर्माण होता है। तो इस दोनों को आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, ओन्कोजिन से संबंधित है। तो ओन्कोजिन्स किससे संबंधित है ये पूछा है, तपेदिक, पीलिया, कर्क। तो देखो ओन्कोजिन्स जो है वो कर्क रोग मतलब कैंसर से संबंधित है। ओन्कोजिन मतलब कैंसर की स्टडी को जो है ना ओन्कोजिन्स कहा जाता है। ओन्कोजिन जो है कैंसर से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान में रख लेना। और कर्क को ही कैंसर कहा जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अच्छा तो फ्रेंड्स देखिए आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं आज जो है ज़्यादा लंबा सेशन आपके लिए नहीं लेकर आया था, क्योंकि आज मूड नहीं था, क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रहा है। तो फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो इसीलिए आज लंबा सेशन नहीं हो पाया है। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।